एनडीए सरकार द्वारा अपने तीसरे कार्यकाल के प्रथम बजट को पेश कर दिया गया है। पूरे देश में इस बजट को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं, जहां सरकार द्वारा जमकर अपना पीठ थपथपाया जा रहा है कि विकसित भारत की नींव को मजबूत करने वाला यह बजट होगा, चमकाने वाला यह बजट होगा। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने इस पर तंज कसते हुए कहा है कि ये सरकार बचाने वाला बजट है। जनता के साथ हम जुड़ेंगे, जहां हमारे साथ व्यापारी जुड़े हैं, हमारे साथ गृहिणी जुड़ी हैं, इसके अलावा युवा साथी भी जुड़े हैं। हम सभी लोगों से जल्दी जल्दी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वो इस केंद्र सरकार के बजट को कैसे देखते हैं। भैया राम राम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया तो नहीं, ठीक है। बहुत बढ़िया नहीं है, ठीक है। वजह क्या है बहुत बढ़िया नहीं है? क्या बजट ठीक ठाक रहा ना? हिंदुस्तान के सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है, जो मुख्यमंत्री और जो वित्त मंत्री जी सीतारमण जी हैं, वो 7वां बार बजट पेश किए हैं। और मैं जहाँ से मिलान करता हूँ, ये काशी है, प्रधानमंत्री जी का क्योटो जी है। ये बजट उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल को, हम लोग गांव देहात के लोग रहने वाले लोग हैं। गांव देहात में कहावत है कि फुलनवा पपीता, देखे हैं फुलनवा पपीता? मतलब उसमें फल नहीं होता है। हाँ, खाली फूला रहता है, खूब उसमें फल नहीं मिलता है। और इस बजट से किसान, बुनकर, छोटे छोटे व्यापारी, महिला, छोटे विद्यार्थी, अधिवक्ता समाज अपने आप को छला महसूस कर रहा है। और यह बजट शुद्ध रूप से नानी, मतलब समझे आप? नानी? हाँ, नानी का मतलब नीतीश कुमार और का नाम से है कि नायडू जी। नानी, यह बजट नानी को खुश करने के लिए किया गया है। और दामाद, बेटा, नाती पोता इससे नाखुश हैं। तो ये बताइए कि दिल्ली की सत्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण तो पूर्वांचल भी है, हमारा उत्तर प्रदेश भी है, तो उसकी अनदेखी इस बार क्यों कर दी गई? इसलिए खिसियानी बिल्ली खमानो चाहे। पूर्वांचल में 13 सीट पाए, 3 सीट अपना सीट खुद एन केन प्रकार कैसे जीते हैं मोदी जी भी जानते हैं, यहाँ के जिलाधिकारी महोदय जानते हैं, हिंदुस्तान के साथ साथ राष्ट्र का बच्चा भी जानता है। आइए हम गृहिणियों से भी बात करेंगे। निश्चित तौर पर अगर आपको बजट समझना है तो हिंदुस्तान के गृहिणियों से समझना होगा किस तरीके से वो महीने का पूरा खर्च जो है वो चलाती हैं। कैसे देखती हैं दीदी आप इस बजट को? इस बजट को जिस तरीके से हम लोगों ने महसूस किया, देखा, रीड किया, उसके हिसाब से जितनी हमारी समझ है, हम गृहिणियाँ हैं सबसे पहले, और जो हमारे खाद्य सामग्रियों पे जीएसटी लगाई गई है उसका जो परसेंटेज है वो काफ़ी है। अगर ये बजट पास किया जा रहा था तो हमारा भी ख्याल रखना चाहिए था कि अगर हमारे किचन की चीज़ें, यानी हमारी खाद्य सामग्रियाँ अगर बहुत ज़्यादा महंगी रहेंगी तो इसका असर पूरे देश पर, पूरे परिवार पर, पूरे गांव समाज पर, सब जगह पड़ता है। तो सबसे पहले हम कहाँ हैं? हमें कहीं नहीं रखा गया इस बजट में, हमारे लाभ का ख्याल बिल्कुल नहीं रखा गया। बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं आई। सबसे बड़ी बात है कि कागजी कार्यवाही इनकी बहुत सी होती हैं, पर ज़मीन पर आते आते जो बीच के लोग हैं वो सब कुछ ख़त्म कर देते हैं और 5% वो बजट आकर ज़मीन पे रुकता है, और वो भी कुछ लपकने वाले लोग जिनके हाथ थोड़े लंबे होते हैं वो लपक लेते हैं। बहुत बड़ी बात कर रही हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर समझाइए, कुछ ऐसी बातें हुई होंगी इस आधार पर आप कह रही हैं कि नहीं बजट तो दिया जाता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से, लेकिन आप लोगों तक जब वो धनराशि आते आते आधी हो जाती है? आधी का एकदम नहीं मिलती। देखिए, बताया मैंने कि कुछ चीज़ें पेपरों पे हैं, सिर्फ कागज पर। जैसे बहुत से संगठन को सिर्फ कागज पर चलाया जाता है, जमीनी स्तर पर काम नहीं किया जाता। फोटो शूट होती है, ये आपने देखा होगा ना, पेपर में शूट हो गया, टीवी में शूटिंग हो गई, अब वो जमीन पे कहाँ तक आया है ये तो बीच के लोग और बाकी सारे, और सबसे ज़्यादा जानता कौन है? आम जनता। जमीन मतलब जमीन पे आते आते यानी आम जनता। तो स्वरोजगार आपने कुछ शुरू किया था, ऐसी कुछ बातें हुई होंगी? जी, मैं गई थी खादी ग्रामोद्योग में लोन लेने के लिए, क्योंकि मेरे पास महिलाओं का अच्छा संगठन है, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसे काम शुरू किया जाए जो लघु उद्योग से रिलेटेड हो और बहुत सारी महिलाओं को रोज़गार मिल जाए। तो मैंने 50 महिलाओं का एक अपना व्यवस्था बनाया था, उसके लिए मैं लोन लेने गई थी। और मैं बताती हूँ कि वहाँ पर ये सिस्टम देखने को मिला, वहीं के अंदर के लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो आसपास के जो दलाल बैठे हैं ना, वो फलाना, आप उनके पास जाओगे तो वो कुछ कमीशन लेकर के तब आपका बजट पास करवाएंगे। तो इस तरीके से, तो आप बताइए कि महिलाएं मतलब बजट यानी हमारे पास क्या आया? और पहले वो छोड़िए, दलाल को देना है कि नहीं देना, उसके बाद भी वो चीज़ें हम लोगों के पास नहीं मिली। मेरे पूरे ऑन पेपर रेडी थे, सब कुछ ठीक था, फिर भी मुझे नहीं मिला। तो स्वरोजगार की बात हम तो नहीं मानते,
मैं नहीं मानती, मैंने जो महसूस किया है। इस बजट को आप कितने नंबर देंगे? 10 में से बात कर लें तो कितने नंबर देंगे? क्या कुछ उम्मीदों पर खरा उतरा है, चाहे मध्यम वर्गीय परिवार हो या महिलाएं हो या बच्चे हों? जीरो। मध्यम वर्गीय परिवार के लिए 0 है। अगर यूथ की बात करें या बच्चों की बात करें तो शिक्षा सबसे मायने रखती है, शिक्षा के लिए सबसे बेकार बजट है। आज ये इतना ही सस्ता करना है तो खाद्य सामग्री पे से जीएसटी हटाएं, शिक्षा को सस्ती करें ना। किताबों पे जीएसटी इन्होंने क्यों लगाई? ये हमारा पहला देश है जो भारत बन गया जो जी की किताबों पे जीएसटी लगाता है। तो शिक्षा आप क्या देना नहीं चाहते? क्या चाहते हैं आप? से हम बात कर लेते हैं। आप कैसे देखती हैं? बजट आया होगा, कुछ समझा होगा, विचार किया होगा, घर गृहस्थी की जिम्मेदारी होगी आप पर। देखिए, एक तो जैसे हम लोग नौकरी करते हैं, ठीक है, हम लोग नौकरी करते हैं तो सैलरी जिस हिसाब से हम लोग की बंदी रहती है, ठीक, सैलरी नहीं बढ़ती है, पर जो मार्केट में सामान है, किचन की जो सारी सामानें हैं वो सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं, दाम बढ़ते चल जा रहे हैं। अब इंसान वो चीज़ें जुटाए, खाए कि ना खाए, उसके बारे में भी सोचना पड़ता है ना हर चीज़ें। तो उनके हिसाब से तो बजट का कोई वो नहीं है। आपका क्या नाम है? नेहा सिंह। दीदी, आप कैसे देख रही हैं इस बजट को? बच्चों की पढ़ाई या परिवार की गृहस्थी या मेडिकल सुविधा, उसके अनुसार कुछ लाभ मिलेगा? नहीं, लगता है आपको? कुछ कोई लाभ नहीं मिलेगा। हर रोज कोई ना कोई परेशानी आती रहती है। हम लोग परेशान रहते हैं। अब अपनी छोटी सी कमाई में एक तो हर तरह की जीएसटी है, हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया गया है। अब आदमी जीएसटी बढ़े, जिसकी छोटी कमाई है वो जीएसटी भरे, टैक्स भरे कि खाए या अपने बच्चों को पढ़ाए, यही रह गया है बस। खाली युवा साथी हमारे साथ जुड़े हैं। एक बात बताइए, आप कैसे देख रहे हैं इस बजट को? देखिए, ये बजट जो है पूरी तरह का झुंझुना है और हमको एक बहुत पुरानी जो है एक वीडियो वायरल हुई थी गाने की, वही याद आ जा रहा है इस बजट को सुन के। इस सखी सैया तो खूब है कमात है और महंगाई डाइन खाया जाता है। तो जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का बनारस से और उत्तर प्रदेश से मोह भंग हुआ है, इस बजट में देखने को मिला है और इसका परिणाम 2027 में भी देखने को मिलेगा। आप तो 27 को के लिए अभी से ललकार रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। हालांकि उस बजट का विश्लेषण जब कर रहे हैं एक्सपर्ट तो ये भी बता रहे हैं कि दूरगामी परिणाम बेहतर होगा। इसके अलावा हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूती मिलेगी। एक्सपर्ट का काम क्या है कि उसको डिकोड करना है। क्या एक्सपर्ट तो उस समय भी डिकोड किया जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 15 लाख देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, क्या देंगे? पकौड़ा तलने के लिए। उस समय भी तो एक्सपर्ट ने कुछ न कुछ तो विश्लेषण किया ही होगा। और ये उत्तर प्रदेश की जनता अधिवक्ताओं के लिए कुछ नहीं है, पत्रकार बंधुओं के लिए कुछ नहीं है, व्यापारियों के लिए झुंझुना है। सबसे बड़ी बात महंगाई के लिए तो पूरी तरीके से झुंझुने वाली बात है एकदम। उत्तर प्रदेश की जनता को कुछ नहीं मिला। इन्होंने सरकार बचाने, हाँ, ये बजट जो है ये कह सकते हैं कि ये बजट सरकार बचाने के लिए है। हमारे चच्चा जो है नीतीश चच्चा के मिलल बहुत बढ़िया मिलल बा 60-70 हज़ार करोड़ रुपया, और एक नायडू चच्चा को मिलल है 15-16 हज़ार करोड़ रुपया पहले बहन मजे पहले पैसा पहले बहन 26,000। हाँ, तो ये सरकार जो है ये सरकार पूरी तरीके से बचाने की सरकार है और ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए बजट पेश किया गया है। ये जनता सोना होना तो सस्ता हो गया है। आप व्यापारी वर्ग से भी आते हैं, क्या लगता है उससे भी थोड़ा बढ़ावा? सोना पे जिस तरीके से बढ़ावा मिला है, तो मेरे भाई पहले ये बताइए, हमारी जो गरीब जनता है पहले दाल रोटी की चिंता करती है। जब दाल रोटी सस्ता होगा, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त सिंचाई, उसके बाद सोने की बात आती है। तो सोने पे जो 6% छूट मिला है उससे लाभ मिलेगा लोगों को। लेकिन सबसे पहले हम अपने अन्नदाता की बात करते हैं। किसानों को झुंझुना मिला, एमएसपी पे कोई बात नहीं की गई, महंगाई पे कोई बात नहीं की गई। तो पहले तो सर्वप्रथम हमारे देश का किसान, हमारी आम जनता आती है, सोना तो बाद में आता है। 2047 विकसित भारत की ये नींव को मजबूत करेगा, संकल्प को आधार। ऊपर पड़े 47 कपार पिरा और दवाई किडनी के देबा, सर में दर्द हो और दवाई किडनी का, तब तक तो हॉस्पिटल वालों कितने चले जाएंगे। कहीं कोरोना, जैसे कोरोना लाए थे, कहीं का तो कोरोना और आ गया ना, तो इसमें राम नाम सत्य जाके पैर न फटे बेवाई, ऊ का जाने पीर पर आई। मध्यम वर्ग कमेरा समाज जिसको बोलते हैं, जो रोज कमाने खाने वाले हैं, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। अगर इनको बजट पेश करने का शौक था तो शिक्षा में बजट लाए होते। जो आज जो लोन देने की बात कर रहे हैं, इसकी नौबत नहीं आती। दवाई कम की जो आज दवाई इतनी महंगी हो गई है कि अगर एक मिडिल क्लास का परिवार का व्यक्ति ईश्वर न करें, अगर बड़े हॉस्पिटल में चला जाए तो उसकी कई पीढ़ियाँ कर्जा भरते भरते मर जा रही हैं। चलिए और लोगों से बात करेंगे। युवा साथी हमारे साथ है। कहा गया है कि जो एजुकेशन लाइन है उसको ये मजबूती प्रदान करने वाला बजट होगा, खास तौर पर ध्यान दिया गया है युवाओं पर। क्या लगता है? देखिए, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और हम लोग सारे चीज़ों को बहुत
अपने बारीकी निगाह से देखते हैं। देखिए, बजट में कुछ खास है नहीं, ये सारे जनता को जानती है और आम लोग भी जानते हैं। नौकरियां मिल नहीं रही है, नए नौकरियां ये लोग ला नहीं रहे हैं। जो नौकरी है उसको ये लोग ठेके पे दे रहे हैं और ठेके पे उन्हीं के लोग नौकरी कर रहे हैं जो उनके खास है, सम सरकार के चमचे हैं। तो इसमें क्या कहेंगे, बजट में जीरो है। जिसे मेरे भाई साहब ने कहा, झुंझुना आई है। अधिवक्ताओं का हज़ारों करोड़ रुपया जो है पास रखे हुए हैं, उनको रिलीज नहीं कर रहे हैं, अधिवक्ता मर रहे हैं। कोरोना में कितने अधिवक्ता मर गए हैं, किसी को कोई सरकार द्वारा जो है कोई सहायता राशि नहीं दी गई, ना उनके इलाज की कोई व्यवस्था है। इसी तरह से हमारे युवा साथी जो इलाहाबाद या दिल्ली वगैरह जाकर के जो तैयारी करते हैं, उनके जिनके पिताजी मजदूर हैं, किसान, किस तरह से अपने लड़कों को पढ़ाते हैं, फीस भरते हैं और लड़का जब पेपर सेंटर पे जाता है तो मालूम चलता है पेपर लीक हो गई है। और ये लीक करने वाले कौन है? इन्हीं के जो नेता है, इन्हीं के स्कूल है, इन्हीं के लोग हैं। आप देखे होंगे कि इन्हीं के सेंटर से ज़्यादा एक सेंटरों पे 50-50 लड़के पास हो जाएंगे और उस सेंटरों को जब आप खोज करेंगे तो भाजपा का नेता का निकलेगा। तो ये सारे लोग मिल करके जो है सरकार को लुटिया डुबो रहे हैं और ये बजट में किसी आम जनता के लिए कुछ है नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, बात यहाँ पर उठ गई कि कांग्रेस पार्टी के नेता ने कह दिया कि पूर्वांचल की अनदेखी इसलिए की गई है क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में सरकार के अनुकूल परिणाम नहीं रहा। ये जी बिल्कुल सच्चाई है। देखिए, कांग्रेस के नेता ने कहा है कि मैं ये बात नहीं कहूँगा किसी नेता ने कहा, मैं ये कहूँगा जिसने नहीं कहा ये सही बात कहा है। माननीय अजय राजी कांग्रेस के नेता है, प्रदेश सदस्य, उन्होंने ये बात कहा है कि भाई पूर्वांचल से बदला लिया जा रहा है। तो ये सत्य है कि बनारस की जनता ने न केवल बनारस से उन मोदी जी को नकारने का काम किया है, बल्कि उनके अगल बगल जो लोकसभा का सीटें रहे वहाँ से भी पूरे भाजपा के नेताओं को खदेड़ दिया गया है। जिसका हम कुछ जल्दी कमेंट ले लेंगे। आपको भी लगता है बात रखना चाहेंगे तो आप रख सकते हैं। चलिए, ये लोग नहीं बात करना चाहेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ हर वर्ग के लोगों से हमने बातचीत की और इनका कहना है कि ये जो बजट आया है उसमें हमें वो उम्मीदें नहीं दिख रही है जिसकी हमको ज़रूरत थी और जो हम चाह रहे थे उसके अनुसार ये बजट नहीं है। हालांकि इसको लेकर जो एक्सपर्ट हैं उनका अलग अलग मानना, उनकी अलग अलग राय है। कोई कुछ कहना चाह रहा था? हाँ, आइए। बिल्कुल, क्या नाम है आपका? राजन। क्या करते हैं? सेल्स का जॉब करते हैं। अच्छा, बजट के बारे में कुछ देखा होगा, समझा होगा। आपको लगता है कि आपके क्षेत्र को बढ़ावा देने वाला यह बजट होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं लगता है? क्या इतना महंगाई हो गया है, लोग का स्कूल से ज़्यादा फीस तो बक्सा और ये कापी किताब में लग जा रहा है, तो लोग कैसे लड़कों को पढ़ा। कितने तक की पढ़ाई की है? मैं बीकॉम फाइनल हूँ। बीकॉम फाइनल है। तो किस क्षेत्र में आप काम करना चाह रहे थे? सरकार तो कह रही है कि हमने स्वरोजगार के माध्यम से अनेक योजनाओं के माध्यम से हमने बहुत बढ़ावा दिया आपको लोन लेने के लिए, अब आपको उस राशि को भी बढ़ा दिया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।